पोएट्स एंड पेनकेक्स। यह कहानी अशोका मित्रन ने लिखी है, जो कि एक तमिल राइटर हैं। वह अपनी बुक माई ईयर्स विद बॉस में जेमिनी स्टूडियो में जब वे काम करते थे तब के बारे में बताते हैं। यह बुक बताती है कि इंडिया में लाइफ के हर एस्पेक्ट में फिल्मों का क्या प्रभाव पड़ता है। जेमिनी स्टूडियो 1940 में चेन्नई में स्थापित किया गया था। यह भारत के सबसे ज़्यादा प्रभावशाली फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन में से एक था। इसके फाउंडर एस वासन थे। जेमिनी स्टूडियो में अशोका मित्रन का काम न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स काटना था, जो अलग अलग विषयों से संबंधित होते थे, और उन क्लिपिंग्स को फाइलों में इकट्ठा करना था। यह लेख उनकी बुक माई ईयर्स विद बॉस से ली गई है। पैनकेक एक मेकअप मटेरियल का ब्रांड था, जिसे स्वीडिश एक्ट्रेस ग्रेटा गार्बो, मिस गोहर और वैजयंती माला ने यूज किया होगा, लेकिन उसका यूज रति अग्निहोत्री ने नहीं किया था। जेमिनी स्टूडियो का मेकअप डिपार्टमेंट बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल पर था। माना जाता है कि वह इमारत रॉबर्ट क्लाइव का अस्तबल रही होगी। छोटे से समय के लिए जब वह मद्रास में रहा था, उस दौरान रॉबर्ट क्लाइव को यहाँ आते जाते रहना पड़ता था, और साथ ही भारत के दूर दराज के इलाकों में कुछ मुश्किल युद्ध भी लड़ने पड़े, और यहीं फोर्ट सेंट जॉर्ज में सेंट मैरी के चर्च में उसने शादी भी की। मेकअप रूम हेयर कटिंग सैलून की तरह दिखता था, जिसमें 6 बड़े बड़े दर्पणों से लाइट आती थी। इन दर्पणों से वहां काफी गर्मी हो जाती थी। पहले मेकअप डिपार्टमेंट का हेड एक बंगाली था, उसके बाद एक मराठी आया, जिसके असिस्टेंट एक आंध्रा से धारवाड़ कन्नड़िया, मद्रास का इंडियन क्रिश्चियन, बर्मा का और वहीं के तमिल थे। यह दिखाता है कि ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के भारतीय एकाग्रता के कार्यक्रम प्रसारित करने से पहले वहां बहुत राष्ट्रीय एकता थी। यह मेकअप डिपार्टमेंट का पूरा ग्रुप किसी भी सुंदर व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक्स का यूज करके एक लाल रंग का राक्षस जैसा बना देता था। उन दिनों इंडोर शूटिंग की जाती थी और बस 5% शूटिंग ही बाहर की जाती थी। मुझे लगता है कि स्टूडियो लाइट्स और सेट्स भी उन्हें और ज़्यादा बदसूरत बना देते थे। मेकअप डिपार्टमेंट में स्ट्रिक्ट हायरार्की चलती थी। चीफ मेकअप मैन हेड एक्टर और एक्ट्रेस को अगली बनाता था। उसका सीनियर असिस्टेंट सेकंड लीड का मेकअप करते थे। जूनियर असिस्टेंट मेन कॉमेडियन का मेकअप करते थे। जो प्लेयर्स भीड़ की एक्टिंग करते थे, उनका मेकअप ऑफिस बॉय द्वारा किया जाता था। जिस दिन भीड़ की शूटिंग होती थी, उस दिन ऑफिस बॉय एक बड़े बर्तन में पेंट को मिक्स किया करता था और उसको भीड़ की एक्टिंग करने वाले लोगों पर लगा देता था। मेकअप से फेस के छेदों को बंद करना होता था, जिससे एक 40 साल के आदमी को भी एक लड़का दिखाया जा सके। वह आदमी सालों पहले इस आशा से आता था कि वह भी स्टूडियो में एक स्टार एक्टर, एक टॉप स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर या लिरिक्स राइटर बन सके। वह थोड़ा पोएट भी होता था। मैं उन दिनों एक छोटे से कमरे में काम करता था। मैं पूरा टाइम न्यूज़पेपर फाड़ा करता था। सभी सोचते थे कि मैं कुछ नहीं करता। शायद मेरा बॉस भी ऐसा ही सोचता हो, इसलिए बहुत से लोग मुझे भाषण तक दे जाते थे। मेकअप डिपार्टमेंट के लड़के ने सोचा कि मुझे एनलाइटन किया जाए, क्योंकि मेरा टैलेंट बेकार जा रहा है। मैं हर समय प्रे करता था कि भीड़ की शूटिंग जल्दी शुरू हो, वरना उसके तानों से मुझे कोई नहीं बचा सकता। मेकअप डिपार्टमेंट के इस आदमी को लगता है कि उसके सारे दुखों का कारण कोटमंगलम सुब्बू है। जेमिनी स्टूडियो में सुब्बू का दूसरा स्थान था। वह हमारे मेकअप बॉय से ज़्यादा उत्साह से फिल्मों में शुरुआत नहीं कर सकता था, बल्कि उसने ज़्यादा कठिनाइयों का सामना किया होगा, क्योंकि जब उसने अपना काम शुरू किया तब फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनी या स्टूडियोज इस्टेब्लिश नहीं हुए थे। सुब्बू ने ज़्यादा पढ़ा भी नहीं था, लेकिन ब्राह्मण होने के कारण वह और लोगों से आगे था। वह हमेशा खुश दिखाई देता था, चाहे फिल्में कितनी ही फ्लॉप हो गई हों। वह हमेशा दूसरों को काम देता था। वह सबके प्रति वफादार रहता
और अपनी क्रिएटिविटी को एडवांटेज में बदल देता। वह ऐसा आदमी था कि उसे अगर आदेश दिया जाए तो वह लोगों को इंस्पायर कर देता था। जब प्रोड्यूसर कहता कि चूहा पानी के नीचे बाघिन से लड़कर उसे मार देता है, लेकिन उसके शावकों पर दया करके उन्हें प्रेम पूर्वक पालता है, यह सीन कैसे शूट किया जाए? इस पर सुब्बू चूहे के रूप में आकर सीन करता है। लेकिन फिर भी जब प्रोड्यूसर संतुष्ट नहीं होता तो वो और 14 ऑप्शंस लेकर आ जाता था। सुब्बू के लिए फिल्मों में काम करना सरल था और उसके समय में जेमिनी स्टूडियो अपने गोल्डन ईयर्स में था। सुब्बू एक अच्छा पोएट भी था जो मुश्किल कविताएं लिख सकता था, लेकिन फिर भी लोगों के लिए सिंपल पोएम्स ही लिखता जिससे समझने में आसानी हो। उसने 4-5 मौलिक कविताएं लिखी जिसमें लोकगीत और लोक शैली का प्रयोग किया गया। उसने एक नोवेल थिलाना मोहनबल लिखा जिसमें दर्जनों कैरेक्टर बनाए। वह एक बहुत बढ़िया एक्टर था। वह कभी मेन हीरो तो नहीं बना, लेकिन जो भी उसने रोल किए वह उस एक्टर से काफ़ी बढ़िया थे जो उस एक्टर को करने थे। वह सब लोगों के साथ प्रेम से रहता और उसके घर में दर्जनों रिश्तेदार और जान पहचान के लोग रहते। वह इतना अच्छा आदमी था, लेकिन फिर भी उसके दुश्मन कई थे। क्या इसका कारण उसके बॉस के इतना नज़दीक होना था, या यह उसका बिहेवियर था जो चापलूसी करने वालों से मिलता था, या फिर वह सबके लिए अच्छी बातें करता था? लेकिन यह ऑफिस बॉय उससे बहुत दुश्मनी रखता था। सुब्बू हमेशा बॉस के साथ रहता, लेकिन अटेंडेंस रजिस्टर में उसको स्टोरी डिपार्टमेंट दिया गया था जिसमें वकील, लेखक और पोएट्स थे। वकील को सभी लोग विरोधी स्वभाव में देखते थे, लेकिन वह एक लीगल एडवाइजर था। एक बार की बात है, एक एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस अचानक सेट में भड़क उठी। सभी लोग भौचक्के रह गए। वकील ने चुपके से रिकॉर्डर चला दिया। जब एक्ट्रेस थोड़ा शांत हुई तो वकील ने रिकॉर्डिंग को एक्ट्रेस को सुनाया। हालांकि उसने फिल्म प्रोड्यूसर के बारे में कुछ गलत तो नहीं कहा, लेकिन वह अपनी आवाज़ सुनकर चौंक गई। एक लड़की जो रूरल बैकग्राउंड से आई हो और उसको अभी ज़्यादा एक्सपीरियंस भी ना हो, और वह इस चकाचौंध वाली ज़िंदगी में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी हो। उस दिन उसने यह डर महसूस किया जिससे वह कभी उबर नहीं पाई। लीगल एडवाइज़र जो स्टोरी डिपार्टमेंट का सदस्य था, उसने अनजाने में ही सही पर उस ब्रिलियंट एक्ट्रेस का करियर अंत कर दिया। स्टोरी डिपार्टमेंट का प्रत्येक मेंबर को एक यूनिफॉर्म पहननी होती थी, खादी की धोती और सफ़ेद खादी की कमीज जो थोड़ी सी लंबी होती थी। लीगल एडवाइज़र पैंट्स और टाई पहनता था और उसका कोट एक कवच जैसा दिखता था। वह अकेला दिखाई देता था। वह सपने देखने वाली भीड़ में बढ़िया लॉजिक देने वाला व्यक्ति था। वह गांधीवादी और खादीवादी समुदाय से अलग व्यक्ति था। वह भी बॉस के बहुत नज़दीक था। उस फिल्म मेकिंग में बहुत सस्ता सामान प्रयुक्त होता था, इसलिए फिल्में अच्छी नहीं बन पाती थी। तब एक दिन बॉस ने स्टोरी डिपार्टमेंट को ही बंद कर दिया और मानव इतिहास में पहली बार वकील ने नौकरी खो दी और पोएट्स को घर जाने के लिए कह दिया गया। पोएट्स जैसे एस.डी. योगियर, सांगु सुब्रमण्यम, कृष्ण शास्त्री और हरींद्रनाथ चट्टोपाध्याय का जेमिनी स्टूडियो फेवरेट जगह थी। वह वहाँ बार बार आते थे। स्टूडियो में शानदार मेस था जहाँ दिन में और रात में भी अच्छी कॉफ़ी बनती थी। उन दिनों कांग्रेस गवर्नमेंट ने शराब पर रोक लगाई थी, इसलिए कॉफ़ी ही सबसे अच्छी समझी जाती थी। ऑफिस बॉय और 2 क्लर्क को छोड़कर सभी को रेस्ट दिया जाता था। अधिकांश लोग खादी पहनते थे और गांधी जी को पूजते थे, लेकिन किसी को भी राजनीति के बारे में उससे ज़्यादा कुछ भी पता नहीं था। सभी कम्युनिज्म को हेट करते थे क्योंकि कम्युनिस्ट लोग भगवान को नहीं मानते थे। वे ना तो अपने बेटे बेटी या पति पत्नी से प्रेम करते
और उन्हें अपने माता पिता या अपने बच्चों को मारने के बारे में भी अपराध नहीं दिखाई देता था। वे बस निर्दोष और अनजान लोगों के बीच हिंसा फैलाते थे। यह धारणा साउथ इंडिया के साथ साथ जेमिनी स्टूडियो के खादीधारी कवियों के बीच भी फैली हुई थी। यह धारणा जल्दी ही सबके सामने आने वाली थी। जब सन 1952 में फ्रैंक बेकमैन की मोरल रीअर्मामेंट आर्मी MRA, जिसमें 200 सैनिक थे, मद्रास आई तो उन्होंने जेमिनी स्टूडियो को भारत में जोशीले मेजबान के रूप में पाया। किसी ने उन लोगों को इंटरनेशनल सर्कस तक कहा। वे जानवरों के बारे में और कलाबाजी के बारे में कुछ नहीं जानते थे, लेकिन उनके 2 नाटक प्रोफेशनल रूप से प्रस्तुत हुए। उनके 2 नाटक जोथम वैली और द फॉरगटन फैक्टर ने मद्रास में 400-500 किए। शहर के लोगों और जेमिनी स्टूडियो के 600 लोगों ने उनके शो को बार बार देखा। नाटकों के मैसेज सरल और धार्मिक थे, पर उनके सेट और कॉस्ट्यूम्स शानदार थे। मद्रास और तमिल ड्रामा कम्युनिटी इन शो से काफ़ी प्रभावित हुए और कुछ सालों तक जोथम वैली की तरह अपने नाटकों में भी सनसेट और सनराइज दिखाते, जिसमें वाइट बैकग्राउंड वाला पर्दा दिखाते और बांसुरी पर वैसा ही सुर बजा देते थे। कुछ साल बाद मुझे पता चला कि MRA असलियत में इंटरनेशनल कम्युनिज्म के खिलाफ अभियान था और मद्रास के बड़े बड़े प्रोड्यूसर जैसे श्रीवासन बस उनके लिए काम करते थे। जेमिनी स्टूडियो ने बड़े अच्छे से 200 लोगों का वेलकम किया। ये 200 लोग कम से कम 20 देशों से आए हुए थे। उन नाटकों में भीड़ की एक्टिंग करने वाला ग्रुप जेमिनी स्टूडियो के ग्रुप से बिल्कुल अलग था, जिसमें लड़के अपने चेहरों पर मेकअप की मोटी परतें लगाने का वेट करते थे। कुछ महीनों बाद मद्रास के बड़े बड़े प्रोड्यूसर की टेलीफोन की लाइनें गूंजने लगी और एक बार दोबारा जेमिनी स्टूडियो को मेहमान का स्वागत करना पड़ा। पता चला कि मेहमान इंग्लैंड का कोई पोएट है। जेमिनी स्टूडियो के स्टाफ ने कुछ ही पोएट्स के बारे में सुना था, जैसे वर्ड्सवर्थ, कीट्स, टेनिसन। जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे थे वे कीट्स, बायरन और शैली को जानते थे और 1-2 लोगों को एलियट का नाम पता था। अब भला कौन सा पोएट जेमिनी स्टूडियो में आ रहा है? लेकिन वह पोएट नहीं, वह तो एडिटर है। इसलिए बॉस उसका स्वागत जोर शोर से कर रहा है, क्योंकि श्रीवासन भी लोकप्रिय तमिल साप्ताहिक आनंद विकेतन का एडिटर था। लेकिन वह कोई प्रसिद्ध ब्रिटिश पब्लिकेशन का एडिटर नहीं था। चूंकि द हिंदू न्यूज़पेपर वाले नेतृत्व कर रहे थे, इसलिए लग रहा था कि वह रोज के समाचार पत्रों का एडिटर था। लेकिन ना तो वो मैनचेस्टर गार्जियन से था और ना ही द लंदन टाइम्स से था। लास्ट में दिन के करीब 4 बजे वह पोएट या एडिटर आया। वह एक लंबा आदमी, अंग्रेज, गंभीर और हम सबसे अपरिचित था। शूटिंग स्टेज पर बॉस ने लंबा भाषण पढ़ा। उन्हें भी उस एडिटर या पोएट के बारे में ज़्यादा जानकारी थी नहीं। उस स्पीच में कहीं कहीं फ्रीडम और डेमोक्रेसी जैसे शब्द रखे गए थे। इसके बाद उस पोएट ने बोलना शुरू किया। पूरी ऑडियंस साइलेंट हो गई। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह किस बारे में बात कर रहा है। उसका एक्सेंट किसी को समझ नहीं आ रहा था। 1 घंटे तक ये सब चलता रहा। तब पोएट चला गया और हम भी बिना समझे चले गए। फिल्म स्टूडियो जो साधारण लोगों के लिए तमिल फिल्में बनाता है, वहाँ ये अंग्रेज कवि क्या कर रहा है? वह पोएट भी असमंजस में था। उसने जो एक बात इंग्लिश पोएट के घोर परिश्रम के बारे में बात करी थी, वह एक अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री जैसी बनकर रह गई। मेरा मानना है कि दुनिया के महान प्रोज राइटर्स इस बात को नहीं मानेंगे कि प्रोज राइटिंग असाधारण सृजनात्मक या स्वाभाविक योग्यता का सच्चा मनोरंजन नहीं करता है। प्रोज राइटिंग वह इंसान करता है जो धैर्यवान और लगातार कठिनाई के बावजूद उसमें लगा रहे, भले ही वह मुश्किल और नीरस हो। और अगर उसके काम को स्वीकारा ना जाए
तो भी उस पर कोई असर नहीं होता है। वह एक लंबे प्रोज की नकल करके उसको लिफाफे में डालकर डाक टिकट लगाकर दूसरे एडिटर के पास भेजता है। द हिंदू ने एक छोटे से कोने में महत्वहीन पन्ने में घोषणा की हो, अ शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट, जो द इनकाउंटर ब्रिटिश पत्रिका द्वारा ऑर्गेनाइज की गई है। जेमिनी के लोग जो साहित्य में रुचि रखते हैं उनके लिए द इनकाउंटर जाना पहचाना है। इससे पहले कि मैं मैन्यूस्क्रिप्ट को इंग्लैंड भेज दूं, मैंने उस पत्रिका का जायजा लेना चाहा। उन दिनों मैं ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में गया और वहां द इनकाउंटर की नई कॉपीज पढ़ी थी जिन्हें पढ़ने वालों ने छुआ तक नहीं था। मैंने एडिटर का नाम पढ़ा। यह वही पोएट था जो जेमिनी स्टूडियो आया था। मुझे ऐसा लगा मानो मेरा खोया हुआ भाई मिल गया हो। मैंने गुनगुनाते हुए लिफाफों को सील कर रहा था। मुझे लग रहा था उसी समय वह एडिटर भी गुनगुना रहा होगा, जैसे इंडियन फिल्मों में होता है ना। उस एडिटर का नाम स्टीफन स्पेंडर था। हाँ, वह स्टीफन था। कुछ साल बाद जब मैं जेमिनी स्टूडियो से चला गया था, तब मेरे पास ज़्यादा टाइम होता था और पैसे कम। सस्ती चीज़ें मेरा ध्यान आकर्षित कर लेती थी। मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस के सामने फुटपाथ पर नई किताबों का ढेर लगा देखा और वहाँ प्रत्येक किताब 50 पैसे की थी। ये किताबें अमेरिकी किताबों की कॉपीज थी। रशियन रिवॉल्यूशन की 50वीं एनिवर्सरी पर वहाँ स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल प्राइज थे। मैंने एक बुक उठाई। बुक का नाम था द गॉड दैट फेल्ड। 6 प्रसिद्ध विद्वानों ने अलग अलग 6 निबंधों में कम्युनिज्म में उनकी जर्नी और निराश भरी वापसी लिखी थी। ये राइटर थे आंड्रे गाइड, रिचर्ड राइट, इग्नाजियो सिलोन, आर्थर कसलर, लुई फिशर और स्टीफन स्पेंडर। स्टीफन स्पेंडर! अचानक ही वह किताब मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो गई। उसी क्षण मैंने महसूस किया मानो मेरे दिमाग के अंधेरे कमरे में एक अस्पष्ट प्रकाश आ गया। जेमिनी स्टूडियो में स्टीफन स्पेंडर मेरे लिए कोई मिस्ट्री नहीं रह गई। जेमिनी स्टूडियो को भले ही स्पेंडर की पोएम से कोई मतलब ना हो, पर उस गॉड से था जो फेल हो गया था, यानी कम्युनिज्म जो फेल हो गया था। आपको यह एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।